नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हमारे पूर्व थल सेनाध्यक्ष और सीडीएस जनरल विपिन रावत जिस 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते थे, अब लगता है उसका समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और इसमें एक तीसरा फ्रंट भी जुड़ रहा है। बांग्लादेश हमारे नए दुश्मन के रूप में उभर रहा है। 5 अगस्त 2024 जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ, भारत के दुश्मन के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन आज बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे भारत और पाकिस्तान और चीन की। चीन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसमें। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो या कोई नई बात हो रही हो। देखिए, चीन और भारत 1962 में युद्ध लड़ चुके हैं, ये सबको मालूम है। और चीन की हमेशा से कोशिश रही है, अब भी है, कि भारत बढ़ने न पाए, भारत उसके लिए चुनौती न बनने पाए। और आपको माओ का जो है वो वाक्य ज़रूर याद होगा, जो वो बार बार कहते थे कि एक पहाड़ पर 2 शेर नहीं रह सकते। चीन आज भी उसी फिलॉसफी में यकीन करता है, विश्वास करता है। तो उसको लगता है कि भारत का बढ़ना उसके लिए संकट है, भारत का बढ़ना उसके लिए खतरा है। इसलिए वो भारत को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पिछले 11 साल की बात करें, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 11 साल में भारत ने चीन को 3 सबक सिखाए हैं। बल्कि मैं कहूँगा मोदी ने चीन को 3 सबक सिखाए हैं। उनकी भी बात करता हूँ। पहले आप देखिए चीन किस तरह से धोखा देता रहा है। 1962 के युद्ध से पहले भारत चीन भाई भाई का नारा लगता था और उस नारे में धोखे में रखकर जो है हमला किया चीन ने। केवल एक नेता इस देश के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपने निधन से कुछ दिन पहले उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो पत्र लिखा, वो इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पन्ना है। वो बताता है कि चीन को लेकर भारत की विदेश नीति कितनी गलत थी। भारत की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर नेहरू की नीति कितनी गलत थी। और सरदार पटेल जो आज हो रहा है वो 1950 में देख रहे थे कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चीन से सावधान रहने की ज़रूरत है, चीन हमें धोखा देने की तैयारी कर रहा है, चीन तिब्बत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। ये सरदार पटेल का स्पष्ट रूप से मानना था, जिसे नेहरू मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार नेहरू ने मदद की तिब्बत पर चीन के कब्जे में। लेकिन वो सब इतिहास की बातें हो गई, अतीत की बात हो गई। थोड़ा सा और इतिहास में आगे बढ़े तो 1990 में चीन ने भारत के साथ एक समझौता किया सीमा विवाद को हल करने के लिए। उसका एक स्ट्रक्चर बना, कमेटियाँ बनी और ये हुआ कि इनके जरिए बात होगी। और इनकी बैठकों में होता क्या था, एक मुद्दा इस बैठक में सुलझ गया, चीन अगली बैठक पे उस मुद्दे को फिर से उठाता था। दरअसल उसका उद्देश्य सीमा विवाद को सुलझाने का कभी था ही नहीं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है जिसमें इस बात के बारे में विस्तार से बताया गया है कि दरअसल 1990 में जो समझौता किया चीन ने, उसके पीछे उसकी रणनीति थी। वो समय पाना चाहता था जिससे वो अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को बढ़ा सके, और उस समय का उसने वही इस्तेमाल किया। उसने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाई। आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, पहले नंबर पर आना चाहता है। सैन्य ताकत में भी उसका एक भौकाल, एक हवा बना हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर ने उसमें बहुत बड़ा छेद कर दिया है। चीन के लिए ये बहुत चिंता की बात है। हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो केवल भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। चीन की तरफ देखे बिना इस पूरे ऑपरेशन को समझना और इसके इम्पैक्ट को समझना मुश्किल है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन जो है कभी भी भारत को बढ़ने नहीं देगा। और चीन के फिलोसफर की मैं अक्सर बात करता हूँ, सुन्जू की। उसका बड़ा सीधा सा युद्ध के बारे में नियम है कि सबसे अच्छा युद्ध वो है जो बिना लड़े जीता जाए,
जिसमें बिना लड़े दुश्मन की ताकत को कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। चीन इस नीति पर चल रहा है और अगर आप पिछले 11 साल का इतिहास देखेंगे, घटनाक्रम देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भारत मोदी के नेतृत्व में भारत भी यही कर रहा है कि युद्ध लड़े बिना किस तरह से सबसे बड़ा दुश्मन, जो चीन हमारा इस समय दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी ताकत को घटाना। अब 1990 से 2025 35 सालों में चीन ने अपनी आर्थिक ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। उसकी रणनीति है अपने पड़ोसी देशों और आसपास के देशों को कर्ज दो, कर्ज के बोझ से उनको लाद दो, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करो। दूसरा, चीन के पास जो सबसे मजबूत हथियार है जिसका मुकाबला भारत नहीं कर पा रहा है, वो है इंफॉर्मेशन वॉर का। चीन लंबे समय से यूरोप के, अमेरिका के तमाम मीडिया संस्थानों में और इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो नैरेटिव बनाने का काम करती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के रक्षा उपकरणों की, उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसकी जो दुर्गति की खबरें आनी चाहिए थी उस तरह से नहीं आ रही हैं। उसको ढकने की कोशिश हो रही है लगातार। और भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने में चीन हमेशा आगे रहा है, अब भी आगे है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि मोदी सरकार ने चीन को 3 बार सबक सिखाया। चीन ने ये जो 1990 के बाद से जो समय लिया, अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत बढ़ाई, उसके बाद उसको लगा कि अब भारत उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। उसने पहला प्रयोग किया डोकलम में, और आपको मालूम है डोकलम का, वो सिक्किम, भारत और चीन का एक ट्राई जंक्शन है, जहां पर चीन सड़क बनाना चाहता था। मामला कायदे से तो ये डोकलम का, डोकलम जो है भारत, चीन और भूटान का एक ट्राई जंक्शन है। चीन वहां सड़क बनाना चाहता था। कायदे से ये मामला भूटान और चीन के बीच का था, लेकिन भारत को मालूम था कि अगर चीन ने ये सड़क बना ली तो सबसे ज़्यादा खतरा भारत की सुरक्षा और उसकी एकता, अखंडता को पहुंचेगा। भारत ने इसको रोकने का फैसला किया। डोकलम विवाद काफ़ी समय तक चला। भारत ने अपनी फौज जो है वो भूटान की सेना की वर्दी में उतार दी और वो सड़क नहीं बनने दी। पहली बार ऐसा हुआ कि चीन ने कुछ करना चाहा और वो कर नहीं पाया। खासतौर से मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ। वो उसकी जो सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है वो चल नहीं पाई। ये डोकलम का विवाद चीन के लिए बहुत बड़ा झटका था, बड़ा सदमा था कि भारत ने उसको एक तीसरे देश में कुछ करने से रोक दिया। दूसरा झटका उसको लगा गलवान में, लद्दाख में 2020 में, जब उसने भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की। पहले से वो तैयारी कर रहा था, लंबी तैयारी थी उसकी। तो चीन पहले इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उलझाता है, तो उसने नक्शे नए बनाने शुरू कर दिए। चीन से लगी जो हमारी सीमा है उसके आसपास के जो गांव हैं उनके नाम बदलना शुरू कर दिए, चीनी नाम रखना शुरू कर दिए। इस सब से शुरू किया। उसके बाद उसकी फौज जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनको मानने से मना कर दिया। तो जो ऐसे इलाके थे जहां ये था कि दोनों देशों की सेना नहीं जाएगी, जो पेट्रोलिंग पॉइंट हमारे लिए था कि हम यहाँ से यहाँ तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं। पेट्रोलिंग का उद्देश्य क्या कि हम देखें कि सीमा के उस पार कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो दूसरा देश बना रहा है, ये दोनों देश करते। चीन ने उसका उल्लंघन करने की कोशिश की। वो पेट्रोलिंग पॉइंट के पास तक आ गया जहां उसको नहीं आना था। पेट्रोलिंग पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आप निगरानी कर सकते हैं, आपकी सेना आ सकती है, जा सकती है, वहाँ रुकेगी नहीं। जिसको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बार बार ये झूठा दावा करते हैं कि चीन भारत में घुस आया, इतने स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर ली, उतने कर ली, जबकि 1 इंच ज़मीन पर चीन कब्जा नहीं कर पाया। तो चीन की सलामी स्लाइसिंग की जो पॉलिसी है वो पहली बार भारत में फेल हुई गलवान के समय। और गलवान में जो जवाब दिया भारत की फौज ने, बिना हथियार की वो लड़ाई हुई थी, याद रखिए। हैंड कॉम्बैट में जिस तरह से चीन को पराजित किया,
आज तक चीन ने बताया नहीं कि उसके कितने सैनिक मारे गए। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सूत्रों के मुताबिक जो है 45, 50, 47, कोई 70 कहता है, वो संख्या अलग अलग है, लेकिन भारत के 20 सैनिक मारे गए, हमने ये स्वीकार किया, हमने उनको सम्मान सहित अंतिम विदाई दी। लेकिन चीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब चीन की मुश्किलें बहुत सारी हैं, ताज़ा मुश्किल पर भी आता हूँ, तीसरा झटका उसकी भी बात करता हूँ। मुश्किल चीन की ये है कि हमारी फौज अपने देश के लिए लड़ती है, चीन की फौज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ती है। वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसका नाम, PLA, उसका नाम चाइनीज़ आर्मी नहीं है। और दूसरी बात, जो सामाजिक परिस्थिति बदली है चीन में, जो उन्होंने अभियान चलाया अपनी आबादी को कम करने का, अब एक परिवार में एक ही संतान है। वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि सीमा पर अगर एक फौजी उनका मरता है तो पूरा परिवार खत्म। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो एक फौजी मरता है तो उसके माता पिता कहते हैं हम दूसरे बेटे को भी भेजने को तैयार है, सीमा पर देश के लिए बलिदान करने को तैयार है। चीन के पास ये सुविधा नहीं है, या चीन के पास ये एडवांटेज नहीं है। दूसरी बात, चीन को समझ में आ गया गलवान में, ये भारत 1962 का भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये डटकर जवाब देना चाहता। उसको लगा था कि फौज तैनात रहेगी, सीमा पर रहेगी, धीरे धीरे जो है भारत पीछे हटेगा, दबाव झेल नहीं पाएगा, इतना खर्च उठा नहीं पाएगा, इकॉनमी की चिंता होगी और देश में अशांति की चिंता होगी। देश में उसके जो पैरोकार इतने हैं कि वो अपने ही देश के खिलाफ हर समय बोलने को तैयार रहते हैं। चीन को उन पर भी भरोसा है। वो दरअसल वो चीन के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो चीन के सैनिक हैं जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलते हैं और इस तरह का काम करते हैं जिससे चीन को मदद मिले। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ। आप में से बहुत से लोगों को या तो याद नहीं होगा, या जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको पता नहीं होगा। 1962 के युद्ध को याद कीजिए, उस समय की खबरें निकाल कर देखिए, पुराने अखबार किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए जहां आर्काइव किए जाते हो अखबार, निकाल कर पढ़िए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। चीन से हमारा युद्ध चल रहा था, हमारी फौज हार रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी, उस समय तक बंटवारा नहीं हुआ था CPI CPM का, एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके नेता गोरखपुर से लगी हुई जो चीन की सीमा है वहाँ पर फूल माला लेकर पहुँच गए थे इस तैयारी में कि चीन की सेना भारत में आएगी और हम उसका स्वागत करेंगे। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये उस समय के अखबारों में छपी, उसका कभी कोई खंडन नहीं हुआ। उस समय के बयान मिल जाएंगे आपको अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग नेताओं के। तो इस देश में ऐसे लोग आज से नहीं है, 1962 में जब पहला युद्ध हुआ तब से है चीन के साथ। हालांकि चीन के साथ उसके बाद युद्ध हुआ नहीं कोई, क्योंकि चीन की अब हिम्मत नहीं है युद्ध लड़ने की। उसका कोई पड़ोसी नहीं है जिससे उसके अच्छे संबंध हो। सीमा विवाद को लेकर चीन और रूस में युद्ध हो चुका है, उसके बाद से चीन ने कोई युद्ध लड़ा नहीं। तो उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो जो हथियार जो उपकरण बनाता है, वो केवल टेस्टिंग रेंज में टेस्ट होते हैं। युद्ध की परिस्थिति में वो कितने प्रभावी हैं, कैसा काम करते हैं, ये चीन को पता नहीं है। चाहे उसके जेट हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, और या जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये इस सब की गुणवत्ता के बारे में उसको पता नहीं है। तो उसके लिए उसके टेस्ट का एक ही तरीका है कि वो पाकिस्तान को दे। जिस संस्था की रिपोर्ट की बात कर रहा था मैं, उसी संस्था के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच में चीन ने पाकिस्तान को जो हथियार दिए, उससे पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं 81% चीनी हो गए। और अब जब हम 2025 में बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं, चाहे आप लड़ाकू विमान को ले लीजिए या आप मिसाइल्स को ले लीजिए, ड्रोन को ले लीजिए या दूसरे रक्षा उपकरण जो भी हैं, 85% चीनी है।
अब एक नई घटना हुई है, एक नई खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। वो और हथियार खरीदना चाहता है और इस मार के बाद हथियार खरीदना चाहता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसकी स्थिति क्या है। देश का जो कुल राजस्व है, जो कुल कमाई है, उसका 70% कर्ज चुकाने में जाता है, 12% डिफेंस पर खर्च होता है, बाकी पेंशन और सैलरी में जाता है। उसके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसको डेवलपमेंट चाहिए नहीं। वो चीन से और हथियार खरीदना चाहता है। और ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे कुछ देर पहले ही ये खबर आई है कि चीन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि वो जो रक्षा उपकरण उससे खरीदेगा उसको 50% डिस्काउंट देगा वो। तो ये सेल वाला माल है चीन का। चीन के पास जो बने हुए हथियार हैं उसको समझ में आ गया कि ये किसी काम के नहीं है। तो जैसे सेल में जो है खराब माल निकाला जाता है सस्ते दर पर, वैसे ही वो अपने हथियार ये जो है सस्ते दाम पर निकालना चाहता है। और पाकिस्तान चीन के लिए इस्तेमाल होने को तैयार है। आप देखिए पहलगाम की घटना पर चीन का रवैया देखिए। चीन का जो बयान आया ये कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा पड़ोसी रहेंगे। पहलगाम की घटना आतंकवादी घटना है, नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि जिस संगठन ने TRF, जिसने जिम्मेदारी ली कि उसने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उस नरसंहार को अंजाम दिया, उसका नाम UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में नहीं आने दिया चीन ने। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट हुआ रेजोल्यूशन उसमें नाम था उसका। ये लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट है। पाकिस्तान नहीं चाहता था उसका नाम आए, चीन ने उसको निकलवाया अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। आपको मालूम है कि UNSC में चीन को वीटो की पावर है, परमानेंट मेंबर है। वही परमानेंट मेंबरशिप जो नेहरू ने चीन को दे दी थी, जो ऑफर हुई थी भारत को। नेहरू ने कहा कि चीन से पहले हम कैसे ले सकते हैं, चीन ज़्यादा डिजर्व करता है, चीन को मिलना चाहिए। UNSC की परमानेंट सीट नेहरू ने छोड़ दी चीन के पक्ष में। ये थी विदेश नीति जवाहरलाल नेहरू की। ये था शत्रुबोध और इतिहास बोध जवाहरलाल नेहरू का, जिसकी कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। तो मैंने कहा था कि 3 सबक सिखाए हैं मोदी ने चीन को। तीसरा है ऑपरेशन सिंदूर। बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, उसके कितने जेट गिरे, मिसाइल बर्बाद हुई, एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुआ, उसके जो है एयर बेस बर्बाद हुए। दरअसल ज़्यादा चोट लगी है चीन को। अमेरिका को जो चोट लगी उसकी बात कल कर चुका। चीन की जो रक्षा उत्पादन इंडस्ट्री है उसकी पोल पूरी दुनिया में खुल गई कि चीन के हथियार, उसके रक्षा उपकरण किसी काम के नहीं हैं। अब चीन उनको इम्प्रोवाइज़ करना चाहता है, उनमें सुधार करना चाहता है। और ये सब सुधार इस तरह के 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 6 महीने में नहीं होते, लंबा समय लगता है। और फिर उसकी गुणवत्ता का पता युद्ध की परिस्थितियों में ही चलता है। चीन की न तो नीति है और भारत के संदर्भ में कहे तो न ही उसकी हिम्मत है भारत से युद्ध करने की। तो उसके लिए एक ही देश बचता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर वो भारत के खिलाफ खड़ा रखता है लगातार और युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं, युद्ध होता है, तो उसके उपकरणों की परीक्षा, उसकी गुणवत्ता की परीक्षा होगी और वो पाकिस्तान ही कर सकता है। पाकिस्तान को अपनी बर्बादी की कोई चिंता नहीं है। उसकी कोशिश उस व्यक्ति की तरह है जो अपने सामने वाले, अपने विरोधी या अपने दुश्मन की एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों फोड़ने को तैयार है। हालांकि हालत यह है कि पाकिस्तान अपने विरोधी की, अपने दुश्मन की एक आंख फोड़ने की भी हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आने वाला है। अगर वो आना चाहेगा तो चीन और अमेरिका उसको नहीं आने देंगे। तो ये जो 3 सबक चीन को सिखाए हैं मोदी ने 11 साल में, ये चीन के साथ उसके पूरे इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ। कम से कम 1947 के बाद की बात कर लें, जब से भारत आज़ाद हुआ है, उसके बाद से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो चीन के लिए भारत के प्रति चीन की चिंता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चीन भारत को जितना रोकने की कोशिश कर रहा है, भारत उतना ही बढ़ता जा रहा है। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज जो हैं, उनका कहना है कि भारत
अगले 1-1.5 साल में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है दुनिया की। चीन के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। और उससे ज़्यादा चिंता की बात हो गई उसके लिए सैन्य ताकत जो दिखाई है भारत ने। इस समय दुनिया में जो युद्ध चल रहा है, सबसे बड़ा युद्ध जो है वो रूस और यूक्रेन में चल रहा है। ड्रोन का कैसा इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने, देखा आपने। पाकिस्तान ने भी ऐसी ही कोशिश की, जिसको कहते हैं ड्रोन स्वॉर्म, यानी टिड्डी दल की तरह ड्रोन अपने दुश्मन पर छोड़ दीजिए। पाकिस्तान ने भी 400 से ज़्यादा छोड़े, एक भी निशाना नहीं लगा पाया। हमारे पास जो L-70 गन है उसको हमने AI इनेबल्ड बना दिया। सब के सब ड्रोन मारकर गिरा दिए, या तो लौट गए या गिरा दिए गए या निष्क्रिय कर दिए गए। और भारत अपनी इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना रहा है। अपने रक्षा उपकरणों का, खास तौर से जो एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो है भारत का, उसको लगातार AI इनेबल्ड बनाता जा रहा है। इसलिए चीन को, पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल घुसी और मारकर कहाँ से चली गई। तो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए चिंता का विषय है, और पाकिस्तान से ज़्यादा चीन के लिए चिंता का विषय है। एक तो उसके रक्षा उपकरणों की जो है खिल्ली उड़ रही है, उसकी पोल खुली है। दूसरा, पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा तो वो चीन की कमज़ोरी होगी। दरअसल पाकिस्तान नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान के पीछे खड़ा होकर चीन लड़ रहा है। तो 2 वॉर फ्रंट कहिए, 2.5 वॉर फ्रंट कहिए या 3.5 वॉर फ्रंट कहिए, उसका समय बड़ी तेजी से नज़दीक आ रहा है और भारत को इसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।